2047 में जब भारत के आजादी की शताब्दी होगी तब भारत पूर्ण विकसित देश होगा। भारत 2047। हाय, दिस इज एमएस एंड वॉचिंग टू एमएस दुग्गा। भारत का लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित देश बनना। क्या यह वास्तविकता में हो पाना संभव है या सपना सपना ही रह जाएगा? जब भारत विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है तो भारत के सामने बहुत से समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं। सारी मुद्दों के विषय में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात होती है कि एक डेवलप कंट्री से तात्पर्य क्या होता है। इसको लेकर विश्व के बड़ी संस्थाएं अपने अपनी क्राइटेरिया रखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि एक देश का व्यक्ति, उसका प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम $13,000 है तो वो एक विकसित देश की श्रेणी में गिना जाएगा। यदि इसको इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 13 लाख से 13.5 लाख रुपया हो रहा है या इससे ज्यादा वो अर्न कर पा रहा है तो वह विकसित देश में गिना जाता है। वहीं दूसरी ओर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिया। एक, नागरिक को बेहतर उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य मिलनी चाहिए और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। तो इस प्रकार की क्राइटेरिया को फॉलो कर पा रहा है कोई देश तो वो एक विकसित देश की श्रेणी में गिना जाए। भारत ने 2047 को क्यों चुना? क्योंकि भारत 2047 में अपने आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा, तो इसी उपलक्ष्य में इस दिन को निर्धारित किया गया है। भारत की करंट GDP को देखें तो भारत की करंट GDP $4.1 ट्रिलियन है। 1947 से 2026 पहुंचने में तकरीबन 80 साल हो चुके और $4 ट्रिलियन पहुंचने में भारत को 80 साल लग गए हैं, वो भी इन बिकम एन ओपन इकोनॉमी आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स 1991। और अब बात हो रही है 20-21 सालों में 30 से $35 ट्रिलियन अचीव करना है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? आई डोंट। तो इसका मतलब हर साल $1 ट्रिलियन को अचीव करना पड़ेगा। तो कोई साल तो ऐसा भी है जहां पर कोविड और गैस जैसी क्राइसिस ना आए तो वहां पर $2 ट्रिलियन भी लेके जाना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं आसपास पहुंचेंगे। भारत की करंट GDP ग्रोथ रेट को देखें तो 7.7 है और इसके आसपास ही कम ज्यादा होते रहता है और ये बाकी दुनिया के देशों से काफी बेहतर है इस समय। लेकिन इतना भी काफी नहीं है। यदि आपको उस $30 ट्रिलियन को अचीव करना है तो तकरीबन 11 से 12% की ग्रोथ रेट को रखना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं आसपास पहुंच पाएंगे। वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो क्राइटेरिया दिया है वही क्राइटेरिया भारत पर भी लागू होता है। भारत की पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो $2812 है, जो कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी काफी कम है, उनका 2900 के अराउंड है। और भारत में यदि इसको इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करे तो 2,68,000 रुपीस के होता है और यदि उसको मंथली में लेकर आते हैं तो 17 से 19,000 के बीच रह जाता है, जो कि काफी ज्यादा कम है। हमारे यूपी और बिहार में तो और भी ज्यादा कम कमाया जाता है, क्योंकि कई फैमिली में एक ही आय के स्रोत होते हैं और सारा परिवार एक ही व्यक्ति पर डिपेंड होता है और उनका जो आय होता है वो सारा उनके खाद्य पदार्थों पे भी चले जाता है, जिसके कारण उनके सेविंग नहीं रह जाता है, ना ही फिर वे GDP में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। हालांकि कुछ बड़े शहरों में, मुंबई, गोवा, दिल्ली जैसे शहरों में अच्छे खासे कमाई, इससे भी ऊपर कमाई किया जाता है, लेकिन जब एवरेज निकाला जाता है तो ये 17-18 हजार रुपया में आ जाता है, तो ये कि बहुत ही ज्यादा कम है। IMF ने जो क्राइटेरिया रखा है उसमें मैं एक और ऐड करूंगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि बेसिक बुनियादी चीजें एक देश के विकास के लिए नहीं है तो कहीं ना कहीं वो देश पिछड़ेगा और वो विकसित कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात होती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सरकार हर साल बजट लेकर आता है। इस साल भी 2026-27 के लिए तकरीबन 1,06,530 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है फॉर द स्पेशली हेल्थ सेक्टर। तो पिछले बार की तुलना में 10% की वृद्धि देखा गया है, जो काफी अच्छा है। और ये जो बजट आया है बेसिकली डॉक्टर्स, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स और प्राथमिक सेवाओं में खर्च किया जाए। वो भी प्राथमिक सेवाओं में, जैसे कि बेसिक सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना, जहां पर हॉस्पिटल्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, वहां पर सस्ती दवाइयां पहुंचाना, इसमें ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा सरकार बहुत से स्कीम्स लेकर आया है, उसमें भी खर्च किया जाएगा, जैसे कि आयुष्मान भारत, मातृ एवं शिशु दर योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और रिसर्च के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इसमें खर्च किया जाएगा। तो ये सारे खर्चा जो है इसमें किया जाएगा और ये काफी अच्छा है। और इसमें से भी आयुष्मान भारत जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है और काफी ज्यादा सफलता भी प्राप्त किया है। हालांकि कुछ कॉन्ट्रोवर्सिया रही है, लेकिन उसको सफलता की कैटेगरी में माना जाए। इस प्रकार के स्कीम्स में सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं सुनने देखने को मिलता है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मरीज व्यक्ति को कई किलोमीटर पैदल चलकर लेकर आ रहे हैं, ना उनके पास बेसिक सुविधाएं, ना हॉस्पिटल से, ना एम्बुलेंस है। इस प्रकार की घटनाएं आती। कई बार बच्चे पॉइजन पी के मर रहे हैं, ओवरडोज हो गया, डॉक्टरों की अयोग्यता, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स है लेकिन बेड्स नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं को सुनने देखने को मिलता है और ये बहुत ही ज्यादा विचलित कर देती है इस प्रकार की घटनाएं। ऐसा नहीं कि भारत इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत एक खुद मेजर प्रोड्यूसर है और मेजर एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल
आर्टिकल्स। इसके बावजूद भी भारत में ये कमियों को देखने को मिलता है। कारण ये है कि भारत में इतना कोई अच्छे डॉक्टर्स है, ना कोई रिसर्च अच्छी है, ना इस पर कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और ये कहीं ना कहीं कमियों को देखने को मिलता है। हालांकि भारत की जीवन प्रत्याशा को देखे 69-70 साल एक व्यक्ति जी लेता है। पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, और इसका एक रीजन ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अच्छी रिसर्च, सस्ती दवाइयां प्रोवाइड कराना, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब देता है। इसके बावजूद भी भारत की यदि कमियों को हम इग्नोर करते आगे बढ़ेंगे तो ये विकास के लिए कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करेगा। सेकंड जो पॉइंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे होना किसी देश के निर्माण के लिए कितने ज्यादा आवश्यक हो जाता है, इसलिए सरकार ने इसको विशेष ध्यान रखते हुए इसके लिए सरकार अलग से बजट एलोकेट किया गया। तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया, जो पिछले बार की तुलना में 9% की वृद्धि रखा गया। और ये जो पैसा आया बेसिक सुविधाओं को प्राप्त करने में किया जाएगा। रेल, सड़क, परिवहन, मेट्रो, हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स का निर्माण कराना, ये जो दीर्घकालीन पूंजी होती है जो इन द फ्यूचर इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके अलावा एमएसएमई भी लॉन्च किया गया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका मेन उद्देश्य था कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करा, और ये काफी ज्यादा प्रचलित भी हुई और इससे काफी ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल भी रहे हैं। इसके अंतर्गत बहुत से स्कीम्स भी लेकर आए हैं, विशेष करके स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि, ये बहुत ज्यादा प्रचलित रहा था ड्यूरिंग कोविड टाइम, और काफी लोग जो इससे लाभान्वित भी हुए हैं। इसके अलावा और भी स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, पीएम गति शक्ति, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, उड़ान, इस प्रकार के स्कीम्स लेकर आए ताकि लोगों को वेलफेयर हो पाए और लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाए। इसके बाद भी भारत में बहुत से प्रॉब्लम्स को देखने को मिल रहे हैं। पीपल आर द नॉट मच अवेयर अबाउट द एमएसएमई। 2021 से अब तक देखे 1 लाख से भी अधिक एमएसएमई बंद हो चुके हैं। वहीं 2024-25 में 35,000 एमएसएमई बंद हो चुके हैं। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की रिजिड पॉलिसी से बहुत सारे इनकम टैक्स है, टैक्सेस है, जीएसटी है, जो छोटे उद्यम है उन पर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, जिसके कारण वे डिमोटिवेट होकर अपने कार्यों को वहीं छोड़ देते हैं। और यही हाल एफडीआई में भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां आके एस्टेब्लिश हो चुके हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लेकिन अदर हैंड देखे तो कुछ कंपनियां भारत छोड़कर जा रहे हैं। इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि भारत की पॉलिसीज बहुत रिजिड है, टैक्सेस बहुत ज्यादा उन पर बर्डन पड़ जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी एक कारण बताया गया है, और यही कंपनियां कहीं ना कहीं भारत में रोजगार के अवसर को सृजन करती, और आने वाले समय में यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा यदि इस प्रकार भारत छोड़कर जाएंगे। भारत की बेरोजगारी दर 5.2% है, जो कि इतना कोई खास है नहीं, और ये विकसित भारत के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। थर्ड, एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो चीजों के बारे में हमने देख लिया, वो चीजें ना भी हो लेकिन एजुकेशन एक व्यक्ति के पास अच्छी है तो इसके थ्रू उन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा सरकार ने भी ध्यान देते हुए इसके लिए अलग से बजट एलोकेट किया गया। तकरीबन 1,39,000 करोड़ एजुकेशन के लिए बजट लेकर आया, और जो ये बजट आया है वो 2 हिस्सों में जाएगा, एक यूनिवर्सिटीज विभाग के लिए, दूसरा स्कूली शिक्षा विभाग के लिए। यूनिवर्सिटीज के लिए तकरीबन 55,000 करोड़ बांटा गया है, और वहीं पर 83,000 करोड़ स्कूल विभाग के लिए दिया गया, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कूल विभाग में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था ही, स्कूली शिक्षा ही एक बच्चे के भविष्य को निर्धारित करती है कि एक बच्चा का भविष्य क्या होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये जो पैसा आया है विशेष करके बेसिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। मिड डे मील प्रोवाइड करना, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्कूल्स बुक्स, स्कूल की शिक्षा को बेहतर करना, शौचालय बनाना, स्कूल्स का निर्माण करना, इन सारे सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने और भी गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम शिक्षा, पीएम पोषण, पीएम ई विद्या, कंप्यूटर स्किल्स सिखाना, इन सारे स्कीम्स के थ्रू बच्चों को वेलफेयर करने की कोशिश किया जाएगा। ये सब देखने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहते हैं ना, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। जब ग्राउंड लेवल पर जाके देखे तो इसके स्थिति कुछ और ही है। भारत की 2009 आरटीई एक्ट के मानदंड को पूरा करने जाए तो क्लास 1 से क्लास 5 तक 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होने चाहिए, और क्लास 6 के क्लास 8 तक 35 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होने चाहिए। और भारत में अभी तकरीबन 11 से 11.5 करोड़ बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वहीं टीचरों की बात करते हैं तो 50 से 52 लाख टीचर्स हैं। आरटीई एक्ट 2009 के मानदंड को देखें तो 35 से 36 लाख टीचर होने चाहिए 11 करोड़ बच्चों के पीछे, और ये तो क्राइटेरिया पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है तो भारत बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। भारत में शिक्षकों की भी अयोग्यता
संख्या तक की बात होती है, शिक्षक आते हैं, हाजिरी चढ़ा के निकल जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं, मिड डे मील खा के जा रहे हैं, शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। 50-60 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होते हैं। भारत के स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्कूली व्यवस्था भी बहुत ही ज्यादा खराब है। बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं, वहां से सांप निकल के आ रहे हैं। स्कूल वहां जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल धंस गया, शौचालय प्रॉपर नहीं मिलता है, और इसका कारण ये होता है कि बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, और कई बार जो है क्लास 8 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चों को बेसिक अक्षरों का भी ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को देखने को मिलता है, और इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले एक दशक में 93,000 से भी ज्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं या फिर मर्ज कर दिया गया। इसका रीजन ये बताया जा रहा है स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, या ये कोई प्राइवेट संस्थान में चले गए हैं बच्चे, तो इसलिए हम स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। और इनमें से यूपी और मध्य प्रदेश टॉप स्टेट्स में आता है। ये कहीं ना कहीं विकसित भारत के लिए एक बहुत बड़ी बाधाएं हैं। और चौथी जो बात है, लाइव स्टैंडर्ड, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर की 3 चीजें एक व्यक्ति के पास है तो स्वतः ही उनके जीवन बेहतर स्तर हो जाता है। और इसके कंक्लूजन में आते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट बहुत से पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे वो स्कीम्स के थ्रू हो या किसी भी तरह से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। इसका मेन और बेसिक रीजन यह है कि करप्शन, इंडिया में नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन बहुत ज्यादा है। इंडिया में करप्शन की बात करते हैं तो 39 स्कोर है भारत की, और 180 देशों में 91 रैंक है भारत की, जो कि बहुत ही बुरा स्थिति है। करप्शन के कारण बेसिक जरूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाएं और उनके पैसा नहीं पहुंच पाता है, और इन सब मामलों में भारत में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखता है। कोई अपने जिम्मेदारी या कर्तव्य निभाना नहीं चाहते हैं, दूसरे पर हमेशा थोपना चाहते हैं, और ये विकसित भारत के लिए बहुत बड़े चुनौतियां है। इस सब आपके अनुसार और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन विकसित भारत की कल्पना इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बाकी सब इतना है। मे लॉर्ड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय हिंद।